हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी 2026 में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है, चाहे वो लेखपाल हो जाए, चाहे वो लोअर पीसीएस हो जाए, चाहे वो एजीटीए का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एएसओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोरिंग टेक्नीशियन का हो, जितने भी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी 2026 में कंडक्ट कराने वाला है, उसने अपने सारे सिलेबस में लगभग अगर देखेंगे आप, जितने भी एग्ज़ाम का वो सिलेबस दे रहा है या लॉन्च कर रहा है, वो उसमें दो पार्ट उसने कॉमन रख दिया है। दो पार्ट उसने कॉमन रख दिया है, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। पार्ट सेकंड में अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर से संबंधित सवाल पूछेगा, जिसमें लगभग सवालों की संख्या होगी 15 क्वेश्चन। और पार्ट थ्री में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला पार्ट है वो है आपका पार्ट थ्री। और ये आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल पूछेगा, यानी उत्तर प्रदेश विशेष से, उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी सवाल होंगे वो उसने पार्ट थ्री में रख दिया है। ओके, और इसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें मेंशन कर रखा है कि इससे वो लगभग 20 सवाल पूछेगा। कितने सवाल? 20 सवाल पूछेगा। तो यानी पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड को अगर मिला दिया जाए तो लगभग टोटल 35 सवाल आपको सिर्फ इन्हीं दो पार्ट से देखने को मिल जाएंगे, यानी कंप्यूटर वाला सेक्शन और यूपी स्पेशल वाला सेक्शन। तो जो यूपी स्पेशल में सवाल आए हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं अभी तक, उन सारे सवाल को सॉल्व करने की जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है। ओके, आज का जो लेक्चर है इस पूरे सीरीज में जो मैं स्टार्ट किया हूँ यूपी स्पेशल के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने का, उसमें ये आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है। और इस लेक्चर में जनरली आज हम लोग यूपी से सेंसस से संबंधित कुछ सवाल देखेंगे। सेंसस के अलावा अगर हम लोग बात करें तो यूपी के जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी सवाल आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर को आप लोग बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि सेंसस और यानी जनगणना और एग्रीकल्चर ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यूपी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ख़ासकर यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इससे पहले जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है जाके आप देखिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि अच्छा है या क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, तो आज के यूपी स्पेशल के लेक्चर नंबर 9 में जो पहला सवाल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। इसमें देखिएगा आज का जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी सेंसस 2011 की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर जो है, यानी लिटरेसी रेट जो है, वो सबसे अधिक है। यानी सवाल सिंपली ये कहना चाह रहा है कि जो चार ऑप्शन दे रखा है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, गाज़ियाबाद, लखनऊ और उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से उत्तर प्रदेश का वो कौन सा ज़िला है जहाँ पे लिटरेसी रेट या साक्षरता दर वो सबसे अधिक है, यानी उस ज़िले के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ओके, तो सीधे सवाल के आंसर पे आने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल समझ लेते हैं कि सेंसस 2011 के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के जो 5 सबसे शीर्ष 5 अगर लिख लिया जाए, शीर्ष 5 साक्षरता वाले ज़िले लिख लीजिए। शीर्ष 5 साक्षरता वाले ज़िले, यानी कहने का मतलब ये है कि यूपी में जो सबसे टॉप लेवल पे जो लिटरेसी रेट वाले ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। उसमें से आपका हो जाएगा पहला आपका गौतम बुद्ध नगर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, गौतम बुद्ध नगर। इसके अलावा सेकंड पे आपका आ जाएगा कानपुर। कानपुर के बाद अगर थर्ड पे देखें हम लोग तो आपका आ जाएगा औरैया। औरैया जो है वो थर्ड नंबर पे है। फोर्थ नंबर पे अगर हम लोग देखें तो आपका इटावा हो जाएगा। ये पांचवा अगर देखें तो ये आपका गाज़ियाबाद हो जाएगा। ओके, ये 5 ज़िले ऐसे हैं जो यूपी में टॉप पोजीशन पे हैं लिटरेसी रेट के मामले में। गौतम बुद्ध नगर की अगर लिटरेसी रेट की बात किया जाए तो यहाँ पे लगभग लिटरेसी रेट जो है 80.12% है। ओके, कानपुर की अगर हम लोग बात करें तो कानपुर की जो लिटरेसी रेट है वो 79.7% है। औरैया की अगर हम लोग बात करें तो औरैया में 78.9% लिटरेसी रेट है। और इटावा की अगर हम लोग बात करें तो इटावा में 78.4% लिटरेसी रेट है। इसके अलावा गाज़ियाबाद की अगर हम लोग बात करें तो गाज़ियाबाद में 78.1% लिटरेसी रेट है।
ये तो हो गए शीर्ष 5 वाले। ओके, यानी उत्तर प्रदेश में अगर टोटल 75 ज़िले हैं तो इन 75 ज़िलों में अगर आप देखेंगे तो सबसे साक्षर जो ज़िले हैं वो आपके टॉप 5 यही हैं: गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा एंड गाज़ियाबाद। इसके अलावा अगर हम लोग देखें लोवेस्ट पे, यानी जो लोवेस्ट है, लोवेस्ट आप कह लीजिए कि न्यूनतम साक्षरता वाले 5 ज़िलों की अगर हम लोग बात करें, मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ, उधर स्पेस कम है, तो न्यूनतम की अगर हम लोग बात करें, न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से ज़िले हैं एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे लोवेस्ट पे अगर देखा जाए यूपी में तो आपका हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती जो ज़िला है ये अगर आप देखेंगे तो नेपाल से बॉर्डर लगाता हुआ ये ज़िला है। श्रावस्ती ज़िला अगर देखा जाए तो ये सबसे कम साक्षर लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 46, जस्ट अ मिनट, 46.7%। ओके, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा बहराइच में। बहराइच की अगर हम लोग बात करें तो बहराइच सेकंड नंबर पे आएगा लोवेस्ट से। ओके, बहराइच में जो लिटरेसी रेट है वो आपका हो जाएगा 49.4%। ओके, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा बहराइच के बाद बलरामपुर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो 49.5% है, यानी 49.5% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं, इस ज़िले के पढ़े लिखे लोग हैं। चौथे नंबर पे अगर हम लोग देखें लोवेस्ट से तो आपका आ जाएगा बदायूं की जो लिटरेसी रेट है वो आपकी आ जाएगी 51.3%। ओके, इसके बाद पाँचवें नंबर पे आएगा आपका रामपुर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लगभग 53.3% लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये आपका हो गया शीर्ष वाला, ये आपका लोवेस्ट वाला हो गया। अब हम लोग आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कहना चाह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर नगर है, गाज़ियाबाद है, लखनऊ है, यानी ये गाज़ियाबाद यहाँ है, कानपुर यहाँ है, गौतम बुद्ध नगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर जो है वो यूपी का सबसे पढ़ा लिखा ज़िला है। ओके, यूपी में अगर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर कहीं पे अगर है तो वो आपका गौतम बुद्ध नगर है, जिसका हेड क्वार्टर आपका नोएडा हो जाता है। ओके, अगर आपसे यहीं पे लोवेस्ट के बारे में पूछ लेता तब आपका आंसर हो जाता श्रावस्ती। यानी आपके सामने दो आंसर निकल के आएंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ कि सर्वाधिक साक्षर जिला, सर्वाधिक साक्षर जिला अगर पूछा जाए आपसे तो आपका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। कितना परसेंट है मैंने आपको बता दिया। और न्यूनतम साक्षर जिला की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। ओके, ये दो ज़िले अभी भी रेलेवेंट हैं क्योंकि अभी जो लेखपाल का एग्ज़ाम या लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, अगर उनमें पूछेगा तो वो सेंसस 2011 से ही पूछेगा, क्योंकि अभी जो सेंसस नया वाला है वो अभी शुरू हुआ है। अभी उसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट आनी बहुत समय बाद आएगी, अभी वो नहीं आएगी। ओके, तो जो भी सवाल अभी सेंसस से आएंगे वही 2011 का सेंसस ही आपके लिए रेलेवेंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। ओके, सवाल यही पूछना चाह रहा है कि यूपी की जो टोटल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, उसमें जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें महिलाओं की कितनी जनसंख्या है। तो यूपी का कुल जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें, यूपी के कुल जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो आपका है 19 करोड़। ये सेंसस 2011 की ही बात हो रही है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। सेंसस 2011 की बात है तो टोटल सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या थी वो थी आपकी 19,98,12,341। ओके, ये टोटल पॉपुलेशन है यूपी का 2011 के सेंसस के अनुसार। इसमें अगर हम लोग मेल कैंडिडेट की बात किया जाए यानी पुरुषों की संख्या, पुरुषों की जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें
इन टोटल में से पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो पुरुष थे आपके टोटल 10,44,80,510। ये टोटल पुरुषों की जनसंख्या हो गई। अब इसके अलावा जब इतना जान ही गए हैं तो महिलाओं की जान लीजिए, जो कि सवाल पूछा है। महिलाओं की जनसंख्या इन टोटल में से महिलाओं की जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो टोटल महिलाओं की जो जनसंख्या है वो है आपकी 9,53,31,831। ओके, ये टोटल महिलाएं हैं, ये टोटल पुरुष हैं। अब सवाल पूछा है कि कितना परसेंट है। ओके, महिलाओं का जो जनसंख्या है यूपी के टोटल पॉपुलेशन में वो कितना परसेंट है। तो टोटल जो यहाँ पे परसेंटेज की अगर बात करें तो टोटल ही आपका आ जाएगा 47.71%। ओके, 47.71%। अब इसका मतलब ये है कि जब 47 महिलाएं हैं तो जो बचे होंगे वो पुरुष होंगे। तो 47 ये हो गया, यही लगभग 48 हो गया, तो यानी 52.29% जो हैं वो आपके पुरुष हो गए उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या में। और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 47.171% है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दे रखा है 49.569%। पूछा क्या है, महिलाओं का, तो इतना तो नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है 54.83, ये तो पुरुषों से भी ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है 47.71%, बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जनगणना 2011 के अनुसार अगर आप उत्तर प्रदेश में महिलाओं की कुल पॉपुलेशन में अगर परसेंटेज देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 47.71%। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर न्यूनतम से उच्चतम की ओर व्यवस्थित करें। यानी लोवेस्ट से हाईएस्ट की पूछ रहा है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाने की बात कर रहा है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आजमगढ़ की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है। तो आजमगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो आजमगढ़ में लगभग 70.93% लिटरेसी रेट है। यानी आजमगढ़ ज़िले में जो टोटल जनसंख्या है वो लगभग 70.93% लोग वहाँ पे साक्षर हैं। ओके, इसके अलावा मैनपुरी की अगर हम लोग बात करें तो मैनपुरी में 75.99% हैं, ऑलमोस्ट 76% हैं। बहराइच की अगर हम लोग बात करें, बहराइच में तो बहराइच की बात करें तो यहाँ पे 49.36% हैं। और बाराबंकी की अगर हम लोग बात करें तो बाराबंकी में 61.75% लिटरेसी रेट है। पूछा क्या है, लोवेस्ट से हाईएस्ट आपको सजाना है, तो लोवेस्ट आपका बहराइच होगा, यानी तीसरा नंबर जो होगा। इसके अलावा फिर पूछा क्या है कि बहराइच के बाद फिर आ जाएगा आपका बाराबंकी, यानी चौथा स्टेटमेंट आएगा। इसके अलावा फिर आप आ जाएगा पहला आ जाएगा। इसके अलावा फिर मैनपुरी सबसे ज़्यादा है तो दूसरा आ जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 जहाँ होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 से यहाँ शुरुआत है, हो सकता है ये हो, यहाँ 4 है नहीं होगा, 4 है नहीं होगा। इसके अलावा क्या कह रहा है, 3 है, 4 है, 2, 1, तो 1, 2 है, तो यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी सवाल ये कहना चाह रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। ओके, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रजनन दर यानी रिप्रोडक्टिव जो रेट है वो 2026 तक 2.1 प्रति हज़ार जनसंख्या होना चाहिए और 2030 तक 1.9 तक कम करना है। यानी जो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है वो कह रहा है जो फर्टिलिटी रेट है वो 2026 तक 2.1 प्रति 1000 यानी प्रति हज़ार जनसंख्या पे होना चाहिए और 2030 तक यही जाकर के 1.9 हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रजनन दर को 2026 तक 2 प्रति हज़ार जनसंख्या करना है, 2030 तक 1.8 करना है। ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट जो है वो 2026 तक 2.3 प्रति हज़ार जनसंख्या होना चाहिए और 2030 तक 2 तक कम करना है।
ऑप्शन डी कह रहा है प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट जो है 2026 तक 1.9 प्रति हज़ार जनसंख्या होना चाहिए, और 2030 तक अगर देखें तो 1.9 तक होना चाहिए। तो सवाल जो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फर्टिलिटी रेट होगी वो 2026 तक जो है वो 2.1 प्रति 1000 होनी चाहिए जनसंख्या के हिसाब से, और 2030 तक जो हो वो आपकी हो जानी चाहिए 1.9 पर 1000 के हिसाब से। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको दिखेगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऐसा कहने का रीज़न इसलिए है क्योंकि जो जनसंख्या है यूपी में बहुत ज़्यादा है, तो यह जनसंख्या वृद्धि जो है उस पर अनुकूल नियंत्रण लगाने के लिए बेसिकली इसको लागू किया जाना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यूपी वन ऑफ द पॉपुलेस्ट क्या होगा, ये ऑलरेडी सबसे ज़्यादा पॉपुलेस्ट क्या कहते हैं कि स्टेट है, यानी उत्तर प्रदेश जो है अगर भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। उसका रीज़न तो यही होगा ना कि भाई फर्टिलिटी रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। अब फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि ह्यूमन मतलब जो महिलाएं होती हैं अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में, यानी जब तक वो बच्चे पैदा कर सकती हैं उनका जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन होना चाहिए, यानी कितने बच्चे पैदा कर रही हैं उसके बेस पे इसको निकाला जाता है। तो 2.1 का मतलब अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो एक महिला अपने जीवन काल में जब तक वो फर्टाइल होती है यानी रिप्रोडक्टिव अपने पीरियड में 2.1 बच्चे को पैदा करती है या जन्म देती है। ओके, सिंपली अगर लॉजिकली देखा जाए तो इसका मतलब यही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक महिलाएं मतलब 2.1 ही बच्चे पैदा करें। कुछ लोग होते हैं जो 3 बच्चे 4 बच्चे करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 1 ही करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप एक एवरेज निकालेंगे तो उसका जो एवरेज निकल के आएगा वो 2.1 अभी कंट्रोल करने के लिए इतना टारगेट रखा गया है। अभी करंट टाइम में देखेंगे तो 2.45 के आसपास है। इसको डाउन करके इसको कम करके 2026 तक इसको 2.1 प्रति हज़ार तक लाने का एक टारगेट रखा गया है इस विधेयक के द्वारा। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट जो है वो 2026 तक 2.1 करना है और 2030 तक 1.9 तक लेकर के आना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ आया होगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। यानी कहने का पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन निवास कर रही है। यानी अगर आप एक वर्गाकार वो चीज़ लें, एरिया लें, और उसमें आप अगर देखें कि सपोज कीजिए यहाँ पे मान लीजिए एक वर्ग किलोमीटर में 100 जनसंख्या रहती है, तो आप कहेंगे कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 100 है। ओके, तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब यही होता है कि एक वर्ग किलोमीटर में नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी रह रही है, उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, सवाल वही आपसे पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है आपकी 829 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो यानी पॉपुलेशन डेंसिटी मोटे तौर पे मैं इसका यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, आप सिंपली मैं बोल दिया, आप समझ जाइएगा कि 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये तो हो गया ओवरऑल टोटल। अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपली जो भी यहाँ पे सेंसस चल रहा है वो यूपी में जो सर्वाधिक जनघनत्व जो है वो कहाँ का है, तो आपका आंसर हो जाएगा गाज़ियाबाद का। गाज़ियाबाद जो कि दिल्ली से सटा हुआ ज़िला है। गाज़ियाबाद में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 3971 हैं। यानी कहने का मतलब है कि गाज़ियाबाद के 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लगभग 3971 लोग रहते हैं। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हो रहा है। यानी गाज़ियाबाद में लगभग 4000 लोग रह रहे थे। एग्जैक्ट आपको 4000 नहीं याद रखना है, याद रखना है ये 3971, क्योंकि एग्ज़ाम में जब पूछेगा तो ये लीगल डॉक्यूमेंट के बेस पे पूछेगा। ओके, ये तो हो गया सर्वाधिक जनघनत्व की बात। अगर आपसे पूछ ले कि न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है, न्यूनतम जनघनत्व,
तब आपका आंसर हो जाएगा ललितपुर। ललितपुर। अगर पिछला वाला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि ललितपुर है कहाँ। तो ललितपुर में, जो कि झांसी से सटा हुआ ज़िला है, वहाँ पे है। और यहाँ पे लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर में 242 लोग रहते हैं। तो ये यूपी के सर्वाधिक हो गया, ये न्यूनतम हो गया। और टोटल यूपी का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 829 हो गया। ये ध्यान रखिएगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 950 तो नहीं होगा, 900 नहीं होगा, 700 नहीं होगा, 829 बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? यानी यूपी की जो लिटरेसी रेट है उसके बारे में सवाल आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में टोटल जो है कितने % लोग पढ़े लिखे हैं। तो यूपी की लिटरेसी रेट की अगर बात किया जाए तो यूपी में लगभग 67.68% जो हैं वो लिटरेसी रेट है, यानी साक्षरता दर है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 70.69% नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है 71.69% नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है 67.68%, बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72.89%। ऑप्शन डी में कह रहा है ये भी नहीं होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 67.68%। ओके, ये तो हो गई बात यूपी के टोटल लिटरेसी रेट की। लेकिन सवाल यहीं से तो आएगा नहीं, ऐसा नहीं है कि यही सवाल रिपीट कर देगा। 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। तो यूपी की जो साक्षरता दर है वो तो आप जान गए कि 67.68% है। अब यहाँ पे यूपी की अगर पुरुष साक्षरता की बात किया जाए, पुरुष साक्षरता दर, ओके, पुरुष साक्षरता दर की अगर बात करें तो वो 77.28% है। ओके, इसके अलावा अगर महिला की बात किया जाए, महिला साक्षरता दर की अगर बात करें तो ये आपका आ जाएगा 57.18%। यही दुर्भाग्य है हमारे इस राज्य का, यही दुर्भाग्य है हमारे इस देश का कि महिलाओं को इतना ज़्यादा इलिटरेट रखा जाता है या उनको उतना आगे नहीं किया जाता। ओके, आप सीधे देख लीजिए 77 और 57 के बीच में लगभग ऑलमोस्ट 20% का गैप है। यानी हमारे इस राज्य में टोटल पुरुषों के सापेक्ष अगर देखा जाए तो 20% कम महिलाएं शिक्षित हैं, मतलब। ओके, ये तो हो गया पुरुष साक्षरता दर का और ये महिला साक्षरता दर का, और ये हो गया यूपी की लिटरेसी रेट की बात करें। एक पॉइंट और आप जान लीजिए यहीं पर कि जो इंडिया के अगर एवरेज में देखा जाए, भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर की अगर बात किया जाए तो वो है आपका टोटल 74.04%। यानी ओवर अगर नेशनल लेवल पे भी अगर देखा जाए तो यूपी का जो है एवरेज से भी कम है। ओके, ओवरऑल अगर यूपी की मतलब भारत की साक्षरता दर देखें तो 74.04% है और यूपी की है 67.68%। ओके, तो इतना कम ऑलरेडी यहीं पे आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जा रहा है। ओके, तो ये हो गया कुछ मोटे तौर पे मैंने आपको 4 पॉइंट बताया है और इसका करेक्ट आंसर आपका बता दिया 67.68, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं। यानी यूपी में जितने भी ज़िले हैं 75 के 75 ज़िलों में वो कौन सा ज़िला है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है और वो कौन सा ज़िला है जहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या है। तो राज्य का सर्वाधिक जिला मतलब जनसंख्या वाला अगर ज़िले की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो निवास करती है या रहती है। कितना? 59,54,391। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कितना? 59 है, ये 9 है। ओके, 59,54,391। और रही बात अगर न्यूनतम की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा महोबा बुंदेलखंड एरिया में, मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र में एक ज़िला है। वहाँ पे अगर टोटल पॉपुलेशन की बात किया जाए तो 8,75,958 यहाँ की जनसंख्या है। ओके, तो ये हो गया आपका महोबा लोवेस्ट और प्रयागराज में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। अब हम लोग आते हैं सवाल के ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन कह रहा है मुरादाबाद और चित्रकूट, नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है लखनऊ और ललितपुर, नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है गाज़ियाबाद और हमीरपुर, नहीं होगा। ऑप्शन डी जो कह रहा है वही सही होगा कि इलाहाबाद सबसे ज़्यादा है और महोबा जो है वो लोवेस्ट वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है। अभी कुछ समय पहले जब ये लेक्चर शुरुआत हुआ था तो उसी समय जब पहला सवाल आया था उसी से मिलता जुलता क्या वही सवाल ही है। ओके, बस फ्रेम करके अलग तरीके से पेश कर दिया गया है। तो 2011 के सेंसस के अनुसार अगर देखा जाए तो यूपी की जो सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला है या जनपद है वो आपका है गौतम बुद्ध नगर। ओके, गौतम बुद्ध नगर पहला है, गौतम बुद्ध नगर। लेकिन ये ऑप्शन में आपके है नहीं। पहला ऑप्शन गाजियाबाद है, दूसरा कानपुर, तीसरा लखनऊ, चौथा जौनपुर दिया है, तो पहले पे तो नहीं है। दूसरा कौन था, कानपुर था। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो कानपुर ऑप्शन में है तो यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो कानपुर नगर की अगर बात करें तो कितना लिटरेसी रेट था यहाँ का, 79.7% था। ओके, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहाँ पे मैंने जो ऑर्डर बताया था कि गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा है, फिर कानपुर है, फिर औरैया है, फिर इटावा है, फिर गाजियाबाद है। ओके, तो ये हो गया यूपी से संबंधित जो कुछ सवाल आए हुए थे सेंसस से संबंधित, वो यहाँ पे हो गया। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर से संबंधित जितने सवाल हैं उनको। ओके, यूपी की अगर बात किया जाए, यूपी की एग्रीकल्चर से संबंधित सवाल, तो उसके उस टॉपिक के पहले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। पहला सवाल ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यानी यूपी को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। क्या पूछ रहा है, कितना यूपी में एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ओके, ये सवाल स्टेट पीसीएस में भी पूछ रखा है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो यूपी में टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन की अगर बात किया जाए तो वो हैं आपके 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में कि आपका 9 है टोटल ना, तो 9 में अगर देखा जाए तो जैसे सेंट्रल लेवल पे मैं थोड़ा सा मैप बना के आपको ऐसे समझाने चाहता हूँ। ये हो गया आपका सेंट्रल प्लेन, सीपी मैं लिख दे रहा हूँ, सेंट्रल प्लेन। इसका ये वाला एरिया जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तराई वाला रीजन, तराई। ओके, ये वाला आपका एरिया जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, और ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये वाला आपका एरिया है ईस्टर्न प्लेन, और ये वाला जो है ये विंध्यन वाला हो गया। कौन सा हो जाएगा, ये विंध्या या विंध्यन एरिया हो जाएगा। ये वाला एरिया आपका आता है बुंदेलखंड से संबंधित, बुंदेलखंड एरिया है, बुंदेलखंड। ओके, इसके अलावा अगर ये तो सेंट्रल प्लेन हो ही गया। अब ये अगर बात किया जाए तो ये आपका एरिया आ जाएगा सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन। जस्ट अ मिनट, हाँ, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन, ये वाला एरिया आ जाएगा वेस्टर्न प्लेन। ये आ जाएगा आपका ये है आपका साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड प्लेन, सेमी एरिड प्लेन। जो बच्चे हिंदी वाले होंगे थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा। ओके, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गए। और यूपी का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता है वो टोटल 9 प्रकार के होते हैं। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो भाबर एवं तराई मैदानी क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तीसरा हो जाएगा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, चौथा हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, पाँचवा हो जाएगा मध्य मैदानी क्षेत्र, छठा हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आठवां हो जाएगा पूर्वी मैदानी क्षेत्र, नौवां हो जाएगा विंध्य क्षेत्र। ओके, तो ये टोटल 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, ये सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला कौन सा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और फैक्चुअल है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है मेरठ, ऑप्शन बी कह रहा है गाजियाबाद, ऑप्शन सी कह रहा है चंदौली, ऑप्शन डी कह रहा है वाराणसी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा चंदौली। ये पूर्वांचल का एक भाग है, पूर्वांचल का एक ज़िला है बेसिकली, चंदौली ज़िला। चंदौली ज़िला को यूपी का धान का कटोरा कहा जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। धान का कटोरा, चंदौली की बात अगर किया जाए तो चंदौली जो है ये बेसिकली 1997 में वाराणसी से काट करके इसको अलग करके इसको बनाया गया था चंदौली को। ओके, और यहाँ पे एक बड़ी प्रसिद्ध चीज़ है जरी जरदोजी, एक तरीके का ये आप कह लीजिए कला होती है बेसिकली। ये वो यहाँ का मतलब चंदौली का काफ़ी फेमस है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है,
अगला सवाल कह रहा है ये 2025 के एग्ज़ाम में आया है फरवरी में, यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के। ओके, सवाल कह रहा है कि रेपसीड तथा सरसों यानी तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। यानी सवाल आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया है, वापस ये सवाल रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन इस पैटर्न पे अगर आप इकोनॉमिक सर्वे या बजट पढ़ेंगे तो आप ऐसे ऐसे फैक्ट को निकाल के रखिएगा ताकि वो आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, तो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार अगर देखा जाए तो रेपसीड और सरसों के उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान था। तो उस समय जब ये सवाल पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर आपका दूसरा था, सेकंड वाला। तो पहला कौन था, पहला आपका राजस्थान था। राजस्थान जो है वो फर्स्ट नंबर पे था, यूपी जो है वो सेकंड नंबर पे था। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं। इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़िएगा तो थोड़ा सा ऐसे जो फैक्ट होंगे उसको अलग करके आप रखिएगा, आप मतलब खुद से थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके के फैक्ट आएंगे। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी सेकंड अमेंडमेंट यानी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 की धारा 7(1) में संशोधन के अनुसार मंडी शुल्क का अधिकतम प्रतिशत कितना है। यानी टोटल अधिकतम मंडी शुल्क का प्रतिशत कितना है, मंडी शुल्क का अधिकतम प्रतिशत कितना है। ओके, जो मंडी उपयार्ड के मालिक या लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में एकत्र कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक 2020 की धारा 7(1) के अनुसार अगर देखा जाए तो मंडी का मालिक या जो लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता होता है वो शुल्क के रूप में मंडी शुल्क का मैक्सिमम जो है यानी अधिकतम जो है वो 25% ही ले सकता है। अधिकतम 25% जो है वो एकत्र कर सकता है। ऑप्शन क्या दे रखा है, 10% नहीं होगा, ऑप्शन बी कह रहा है 75 नहीं होगा, ऑप्शन सी कह रहा है 50 नहीं होगा, ऑप्शन डी कह रहा है 32% नहीं होगा। टोटल जो मैक्सिमम ले सकता है वो 25% ले सकता है। यही रीज़न है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत मोटर वाहन पर कर यानी टैक्स की बात कर रहा है, ये कब देय होता है। कर मतलब होता है टैक्स। ओके, तो पहला के ऑप्शन कह रहा है साप्ताहिक, ऑप्शन बी कह रहा है कि वाहन खरीद की तिथि पर प्रतिवर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है कि बाइएनियल यानी द्विवार्षिक, ऑप्शन सी कह रहा है मंथली साप्ताहिक, मंथली और द्विवार्षिक की अगर बात किया जाए थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा है क्योंकि इतना जल्दी जल्दी कोई टैक्स नहीं देना चाहता। ओके, तो जो भी टैक्स लेने की प्रक्रिया होती है अगर आप गेस करना चाहिए तो वाहन खरीद की तिथि से हर साल इसको देना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे मूव करते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार किस स्थिति में राज्य सरकार किसी मौजूदा प्रमुख मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि कर राजस्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है यदि जनहित में आवश्यक या समीचीन समझा जाए, ऑप्शन डी कह रहा है आवासीय क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए। ओके, तो अगर देखें तो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार राज्य सरकार जो है वो जनहित में आवश्यक या समीचीन समझ करके मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है। यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्या कर सकती है, मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है अगर वो उसको इम्पॉर्टेंट समझे पब्लिक इंटरेस्ट के लेवल पे जा कर के। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अधिनियम अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू किया गया था। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए प्रावधान, ऑप्शन बी कह रहा है कि एपीएमसी से परे व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस का आवश्यक होना, ऑप्शन सी कह रहा है किसानों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण, ऑप्शन डी कह रहा है बाजार के बुनियादी ढांचे में निजी निवेशकों के लिए प्रोत्साहन। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन सवाल क्या कहना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत अगर देखा जाए
तो मंडियों के जो उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बेसिकली क्या लागू करना चाहिए? तो मंडियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एपीएमसी यानी कृषि उपज बाजार समिति से बाहर व्यापार करने के लिए विशेष लाइसेंस अनिवार्य है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि एपीएमसी की बात कर रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है? यानी उत्तर प्रदेश के किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जो अभी मैंने आपको 9 बताया, उनमें से हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है पूर्वी मैदान, ऑप्शन बी कह रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन सी कह रहा है पश्चिमी मैदान, ऑप्शन डी कह रहा है तराई और भाबर वाला क्षेत्र। ओके, तो पूर्वी मैदान की बात किया जाए तो पूर्वी मैदान में उतना प्रोडक्टिविटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल उतनी सॉइल नहीं है, हमेशा बाढ़ आने के खतरे रहते हैं। बुंदेलखंड की बात किया जाए तो वहाँ पे थोड़ी सी जो मिट्टी है कम उपजाऊ है, तो ये भी रीज़न है कि यहाँ पे नहीं हो सकता। ऑप्शन सी जो वेस्टर्न प्लेन की बात कर रहा है, यानी पश्चिमी मैदान की जो बात कर रहा है, वहाँ पे आपको ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? इसका रीज़न है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में अगर देखें, यानी वेस्टर्न यूपी की अगर आप लोग बात करें, वेस्टर्न यूपी की अगर हम लोग बात करें तो वेस्टर्न यूपी में जो है वो प्रोडक्टिविटी यानी कृषि उत्पादकता बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो सिंचाई का व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो वेस्टर्न यूपी है ना, वो पूरे यूपी में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डेवलप्ड माना जाता है यूपी के कंपेयर में। ओके, तो सिंचाई की जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है, उपजाऊ मिट्टी होने के कारण भी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी देखने को मिलती है। ओके, तो ये रीज़न है। इसका करेक्ट आंसर आपका वेस्टर्न प्लेन हो जाएगा, पश्चिमी मैदान हो जाएगा। वेस्टर्न यूपी की बात करें तो भी आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्धृत माना जाता है? मेरठ, इनमें से कोई नहीं, मैनपुरी, वाराणसी। यानी सवाल के कहने का मतलब है कि आम की एक प्रजाति होती है जिसका नाम है लंगड़ा। ओके, वो लंगड़ा जो प्रजाति है, लंगड़ा जो किस्म है, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये वाराणसी में आपको देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा 2 और जान लीजिएगा। दशहरी आम जो है वो, दशहरी आम की अगर हम लोग बात करें तो ये लखनऊ, और लखनऊ में एक जगह है मलिहाबाद, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर है, यहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पे उत्पादन इसका होता है, मलिहाबाद। ओके, आम के लिए अगर देखा जाए तो मलिहाबाद बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा चौसा आम की बात किया जाए, चौसा एक तरीके का आम की प्रजाति होती है, और इसकी बात करें तो ये हरदोई के अलावा ये सहारनपुर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इतना आप पॉइंट यूपी के संदर्भ में आप जानते रहिए। बाकी अल्फांसो आम आपको पता ही होगा कि ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी एरिया में होता है। केसर आम की अगर बात करें तो ये गुजरात के जूनागढ़ वाले एरिया में देखने को मिलेगा। बादामी आप कर्नाटका में होता है, सफ़ेदा आंध्र प्रदेश में होता है, बॉम्बे ग्रीन की बात करें तो ये पंजाब में होता है। तोतापुरी आम की बात करें तो ये कर्नाटका के बेंगलुरु में होता है। नीलम की बात करें तो आंध्र प्रदेश में होता है। रसपुरी आम की बात करें तो कर्नाटका में होता है। लक्ष्मण भोग की बात करें तो मालदा पंजाब में, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में होता है। और गुलाब खास आम की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में होता है। ये बहुत सारी आम की वैरायटी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में काफ़ी पॉपुलर हैं। ओके, यूपी की बात करें तो यूपी में मैंने 3 आपको बता दिया। लंगड़ा जो है वो बनारस में फेमस है, दशहरी जो है वो लखनऊ में, चौसा जो है हरदोई और सहारनपुर में है। ओके, अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी हैं? यूपी में अगर देखा जाए तो यूपी में 3 तरीके की फसलें होती हैं, रबी फसल, इसके अलावा खरीफ फसल, इसके अलावा जायद। ओके, जायद मुख्य रूप से रबी और खरीफ होती हैं। जायद जो होती है, इन दोनों के बीच में जो सीजन होता है ऑलमोस्ट गर्मी के मौसम में उसको उगाया जाता है। जायद में ज़्यादातर आपको सब्जियां, ये खरबूजे, ये सब जो होते हैं वो उगाने की बात कही जाती है। तो रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई, जायद की फसल हो गई, ये मुख्य फसलें हैं आपके यूपी की। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यूपी में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? अच्छा, ये पॉइंट आप जानिएगा कि जो रबी फसल होती है, ये जब गेहूँ उगाया जाता है, गेहूँ,
उस समय इसको उगाया जाता है। गेहूं कब उगाया जाता है? जब मौसम थोड़ा सा ठंड हो जाता है, टेम्परेचर जब डाउन होता है, ठंडी की शुरुआत होती है, उस समय जब जो किस्में या जो प्रजातियां या जो फसलें उगाई जाती हैं वो रबी की कैटेगरी में आती हैं। खरीफ तब उगाया जाता है जब धान की यानी जब बारिश वाला सीजन आता है, तो उस मौसम में जो फसलें उगाई जाती हैं वो खरीफ की फसलें होती हैं। और जायद वाला जो होता है ये गर्मी जब आती है ना, बेसिकली इन दोनों के बीच में गर्मी वही मार्च से लेकर मई वही तक के बीच में जो है समय होता है, उसमें जायद की फसलें उगाई जाती हैं। ज़्यादातर इसमें सब्जियां हो गई, खरबूजे हो गए, तरबूज हो गया, या खीड़े ककड़ी ये सब होते हैं ना, ये सब उगाया जाने वाला जब वो पीरियड आता है तो वो बेसिकली आपका जायद की कैटेगरी में आ जाता है। अब यहाँ पे सवाल जो पूछा ये है कि यूपी में जो रबी फसलें मुख्य रूप से हैं वो कौन कौन सी हैं। ओके, तो गेहूं के साथ क्या क्या उगाया जाता है? गेहूं हो गया पहले। गेहूं के बाद हम लोग देखते हैं कि जौ भी उगाया जाता है। जौ के अलावा अगर देखें तो चना उगाया जाता है। चना के अलावा मटर उगाया जाता है, क्योंकि वो ठंडे वाला मौसम है ना। इसके अलावा सरसों भी उसी समय उगाया जाता है। सरसों के अलावा अगर आप देखेंगे तो धनिया जो है वो भी उगाया जाता है। तो काफ़ी कुछ उगाने को मिलता है आपको रबी के सीजन में। और मोटे तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ आपको एग्जांपल मैंने बताया जो कि रबी की प्रमुख फसलें हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, गेहूं, चना, मटर, जौ हो गया। गेहूं, मक्का, जौ, अलसी हो गया। अलसी, मक्का तो बारिश के समय यानी ये खरीफ का है तो ये तो नहीं होगा। गेहूं, कपास, गन्ना, मक्का, मक्का फिर यहाँ आ गया, ये भी नहीं होगा। ये सभी होगा तो सभी तो नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं, चना, मटर और जौ जो है ये सब क्या है, रबी की प्रमुख फसलें हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न कंद फसलों, कंद मतलब होता है ट्यूबर, ट्यूबर मतलब होता है जो या तो रूट का डेवलप्ड पार्ट हो या बेसिकली स्टेम का डेवलप्ड पार्ट हो, अलग अलग होगा। जब ये बॉटनी वाला टॉपिक आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? गरीब का मित्र उसी को जनरली कहा जाता है फ्रूट वाले सेंस में जो आम जनता अफोर्ड कर पाए, आम जनता उसको खरीद पाए, गरीब लोग उसको खरीद के खा सकें, बहुत महंगा ना हो। ओके, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वही काफ़ी पॉपुलर होती हैं, वही गरीब के श्रेणी में बेसिकली कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो जैसे पीनट हो गया या मूंगफली हो गया, जो ग्राउंड नट जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गरीबों का काजू। वो इसलिए बोलते हैं कि वो सस्ता होता है, हर एक आम इंसान जनरली खा सकता है उसको खरीद के। काजू अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि 1000-1200 रुपये किलो आता है वो, तो उसे अमीर लोग खाते हैं, प्रीमियम लोग खाते हैं, एलीट लोग खाते हैं। हम जैसे गरीब लोग क्या खाते हैं भैया? तो वही हम गरीब खाते हैं जो गरीबों के नाम से चिढ़ाया जाता है। जैसे गरीब का मित्र क्या होता है या गरीबों का काजू क्या होता है, तो वही हम लोग खाते हैं। और उसी गरीबों के नाम पे उसे गरीब कह के पुकारा भी जाता है। तो यहाँ जो सवाल पूछा है कि निम्न कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहा जाता है, जैसे शकरकंद हो गया, रतालू हो गया, कचालू हो गया या आलू हो गया। तो इन चारों ऑप्शन में अगर आप देख पा रहे होंगे तो आलू जो है वो हर एक आम इंसान भी उसको खरीद के खाता है, क्योंकि सब्जियों में ज़्यादातर यही बनता है। और मतलब अगर आलू न रहे सब्जी में तो वैसे भी मतलब टेस्ट नहीं आता है। जनरली आलू बहुत ही फेमस, अब तो अमीर लोग इसको पता नहीं क्या क्या बनाने लगे हैं, फ्रेंच फ्राइज, ये फलाना ढिमका। लेकिन हम लोग जो कहते हैं आलू बॉयल करो और धनिया और पुदीने की चटनी बनाओ और नमक लगा के खा जाओ। सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब, अगर भूख लगी है तो चटपट तैयार भी हो जाता है। तो इसका यही सेंस है कि गरीबों का जो मित्र है उसे आलू को ही कहा जाता है। आलू को इसलिए कहा जाता है कि इसमें अगर देखेंगे तो हर एक आम इंसान इसको खरीद के खा सकता है। ओके, और ये सस्ती होने की वजह से ही गरीबों का मित्र इसको कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये सवाल थोड़ा सा पुराना हो गया है, ये 2020 का सवाल आया है। और इसको अगर आप जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे उस समय इसमें ज़्यादा फैक्ट दिया होता है। जो लेटेस्ट वाला आया होगा वो आपको डेटा याद रखना है। ये डेटा पुराना हो गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड नहीं करूँगा। ये सवाल आज के समय में करंट अफेयर से संबंधित था, उस समय जब ये आया था। अभी भी ये इकोनॉमिक सर्वे का है, बेसिकली ये इकोनॉमी का सवाल है या करंट अफेयर्स का, जो भी आप समझ लीजिए इसको। लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे जब आता है ना, यूपी का आता है या नेशनल लेवल का आता है, दोनों में ऐसे जो फैक्ट या डेटा होते हैं वो आपको दिए रहते हैं। अगर आज के समय में वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ओके, भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है। तो आज के सेंस में देखा जाए तो मतलब भारत की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा दाल उत्पादक है। लेकिन ये अगर यहाँ पे पूछा क्या है भारत, उस समय जब ये सवाल आया था तो उस समय भी ये पहले नंबर पे था, लेकिन ये उस समय के रिलेवेंट में था। आज के रिलेवेंट में ये उतना उपयोगी नहीं है। लेकिन वैसे भी आपको मैं बता ही दिया आज के रिलेवेंट में अगर कि भारत जो है वो
3 पॉइंट मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो है वो दाल का उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ किसका, दाल का, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है दाल का, यानी सबसे ज़्यादा पैदा भी करता है, सबसे ज़्यादा खा भी जाता है, सबसे बड़ा उपभोक्ता, खुद ही कंज्यूम कर जाता है। अब पॉपुलेशन इतनी है भैया, कहाँ जाएगा इंसान यार। अब आप देखिए, अब दाल ही तो मतलब वैसे भी इतनी महंगी हो गई कि आम जनता अफोर्ड नहीं कर पा रही है। तो लेकिन वही है कि सबसे ज़्यादा पैदा करते हैं, सबसे ज़्यादा खुद ही खा जाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो तीसरा, थर्ड सबसे बड़ा जो है वो निर्यातक है, थर्ड निर्यातक है। ओके, सबसे बड़ा मैं लिखना यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, लेकिन सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है कौन, भारत। किसके मामले में, दाल के सेंस में। ओके, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में डैश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। तो यानी उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन जो है वो अक्टूबर में किया गया था 2018 में, और उत्तर प्रदेश की राजधानी ये लखनऊ में किया गया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कृषि कुंभ 2018 जो है वो लखनऊ में किया गया था। ये भी एक हिसाब से करंट अफेयर्स का ही सवाल है, 2020 के एग्ज़ाम में सवाल पूछा था। आज के रेलिवेंट में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कट मार्क्स लगा दे रहा हूँ, इतना इस पर आपको फोकस नहीं करना है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस सवाल से आपको एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल आते हैं। तो आप इस चीज़ को जब भी करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे तो उसे आप एक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस तरीके के सवाल यूपी ट्रिपल एससी पूछता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी और ये लेक्चर भी आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल हो चाहे लोअर पीसीएस हो, जितने भी एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, क्योंकि बैक टू बैक यूपी ट्रिपल एससी इस समय फॉर्म को रिलीज़ कर रहा है, नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर रहा है। ओके, तो ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये साल आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। और ये आपको ये जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें जो सबसे पसंद आपका फेवरेट एग्ज़ाम होगा, उसमें अगर आपको एक सीट अपनी कैप्चर करनी है तो यूपी स्पेशल और कंप्यूटर को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, यानी पार्ट 2 और पार्ट 3 ये जितने भी सिलेबस में दिया हुआ है, इन 35 सवालों पे आपका कमांड होना चाहिए। 35 में आप कोशिश कीजिएगा मोर देन 30 सवाल आपके सही होने चाहिए। अगर इतने आप सही कर पा रहे हैं तभी आप समझिएगा कि जो आपकी ड्रीम जॉब है, ड्रीम सर्विस है, वो आपको मिल सकती है। ओके, तो डिपेंड ये करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि ये वीडियो जो भी मैं सीरीज़ यहाँ पे चला रहा हूँ, इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा, इसके बाद PYQs को सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा खुद से कितने सवाल आप बना पा रहे हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं इसके जो बचे हुए सवाल हैं अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए यहाँ तक आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।